अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट आज हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन के दो टॉपिक कवर करने हैं, जिसमें टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन एंड टॉपिक नंबर 2 हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एटॉमिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेसिकली एटॉमिक फॉर्म में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, लिहाजा वो फ्री स्टेट में बहुत कम पाया जाता है या ना होने के बराबर आप कह सकते हैं पाया जाता है। अगर एक एटॉमिक हाइड्रोजन H है, ये हमेशा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा विच इज़ H2 इज़ द डायटोमिक फॉर्म ऑफ अ गैस, और हाइड्रोजन हमेशा आपको डायटोमिक फॉर्म में मिलेगा इन अ फ्री स्टेट। अगर आप एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा। इसे एटॉमिक फॉर्म हम नहीं कहते, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है। एटम कहते हैं जो एलिमेंट की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, यानी अगर एक एलिमेंट को आप सिंपलर उसके एटम्स में डिवाइड करते जाएं, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचेगा वो एक एटम कहलाएगा। लिहाजा हाइड्रोजन का H दिस रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। व्हेन वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन इट विल फॉर्म मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस विच इज़ H2। हमारा जो टॉपिक है हमने कवर करना है एटॉमिक हाइड्रोजन को, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, रादर वी आर डिस्कसिंग एटॉमिक हाइड्रोजन। तो एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डेफिनेशन आपको सामने मैंने क्लियर कर दी है कि एटॉमिक हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में होता है हमारे पास, और जिसका आपको पता है 99% जो आइसोटोप पाया जाता है वो 1 की फॉर्म में पाया जाता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 1 होता है। ये हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन है। कैसे बनाया जाता है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है, क्योंकि इसे हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं, नेचुरली जो हाइड्रोजन है वो अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो फ़ौरन से कन्वर्ट हो जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम चाहते हैं किसी मकसद के लिए हाइड्रोजन एटम को प्रोड्यूस करवाना, तो एटम को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। आप रीड आउट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम एटॉमिक हाइड्रोजन इज़ प्रिपेयर्ड बाय थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन यानी हमें उसे हीट देके या तो ब्रेक करना होता है किसको, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और गैस, ठीक है। हमें या तो थर्मल डीकम्पोजिशन करनी पड़ेगी और बाय इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। दो तरीके हैं हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने के, और एटॉमिक हाइड्रोजन बनेगा किससे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से, विच इज़ अ गैस। आप देख सकते हैं दोनों मेथड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 में हाइड्रोजन गैस जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म है, उसमें अगर मैं एनर्जी दूंगा, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 104 किलो कैलोरी बाय गिविंग इट अ टेम्परेचर ऑफ 5000 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि आप उसको थर्मली डिकम्पोज कर रहे हैं, इसको टेम्परेचर देके, एनर्जी देकर, और कितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है आपको टेम्परेचर की मद में, जिससे ये हाइड्रोजन H2 टूट कर आपको दो एटॉमिक हाइड्रोजन देगा, एंड दे कैन ऑल्सो रिटन एज H+H। इट मीन्स दो आपके पास एटॉमिक हाइड्रोजन की फॉर्म में आ गए। और अब ये जो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, ये इंतहाई रिएक्टिव होंगे, इतने रिएक्टिव होंगे, जब ये मिलेंगे तो आपको वापस वो एनर्जी रिटर्न करेंगे जो आपने इसको ब्रेक करने में, इसको डिकम्पोज करने में आपने जो एनर्जी आप ब्रेक लगाई थी, वो एनर्जी देंगे जब ये हमेशा कंबाइन होंगे। लिहाजा अब हम चलते हैं सेकंड अपनी प्रिपरेशन पे। यहाँ पर भी आपके पास हाइड्रोजन गैस है, H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको दिया गया है। जब इस पर आप या तो थर्मल डिकम्पोजिशन करनी थी, या दूसरा मेथड था इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन। आप उसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करें उस पर अंडर रिड्यूस प्रेशर, और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 mm और 0.1 mm प्रेशर होना चाहिए आपके पास। जब उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे हाइड्रोजन गैस में से, तो हाइड्रोजन गैस ब्रेक डाउन होकर, डिसोसिएट होकर, या आप कहें कि डिकम्पोज होकर आपको क्या देगी, वो दो एटॉमिक हाइड्रोजन के एटम देगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर भी रिलीज़ होंगे, दो हाइड्रोजन के एटम यहाँ पर भी रिलीज़ होंगे। दिस इज़ कॉल्ड एटॉमिक हाइड्रोजन। तो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ हमने इसकी प्रिपरेशन को ख़त्म किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो है प्रॉपर्टीज़, कि एक हाइड्रोजन जो कि एटॉमिक फॉर्म में आपके पास है, वो किन किन रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है और कैसे लेगा, क्या बनाएगा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ में। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एटॉमिक हाइड्रोजन बेहद रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है एज एटॉमिक हाइड्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव दैन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। जो एटॉमिक हाइड्रोजन H है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है H2 से। वाई, बिकॉज इट इज़ स्टेबल, ये स्टेबल हो चुका होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है, जबकि H इन एटॉमिक फॉर्म इज़ अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है, और जो अनस्टेबल होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, वो जल्दी रिएक्शन में हिस्सा लेता है। लिहाजा अगर मैं हाइड्रोजन का किसी भी चीज़ से रिएक्शन करवा रहा हूँ, चाहे वो फॉस्फोरस हो, ऑक्सीजन गैस हो, सल्फ़र हो, क्लोरीन हो, कॉपर ऑक्साइड हो या सिल्वर क्लोराइड हो,
सब के सब इससे रिएक्शन करने के लिए इन्हें किसी भी कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये बहुत रिएक्टिव है, ये फ़ौरन से इसे रिएक्ट करेगा और यहाँ पर अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। तो आइए इसको बनाते हैं कि जब भी हाइड्रोजन फास्फोरस से रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनाएगा। देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन आपके पास फर्स्ट ग्रुप में है और फास्फोरस आपके पास जो है वो फिफ्थ ग्रुप के अंदर है, यानी नाइट्रोजन की फैमिली में से बिलोंग करती हैं। तो ये आपके पास फॉस्फीन बनेगा। यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा इसकी वैलेंसी 3 है तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा, 1 है वैलेंसी तो यहाँ PH3 बन जाएगा आपके पास। इसी तरीके से जब हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो स्टूडेंट वाटर नहीं बनेगा, आपके पास बनेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। याद रखिएगा ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है, मेंशन किया है, ये काफ़ी दफ़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट किया गया है, डिफरेंट पास पेपर में से जो है वो रिपीट किया गया है। आप देख सकते हैं जब भी हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से गैस से रिएक्ट करेगा तो वो आपके पास हमेशा पर ऑक्साइड बनाएगा। देन आपके पास सल्फ़र, जब हाइड्रोजन सल्फ़र से रिएक्ट करेगा तो वो H2S गैस फॉर्म करेगा, H2S। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलेगा तो HCl बनाएगा। जबकि अगर आप हाइड्रोजन को कॉपर ऑक्साइड से मिलाएंगे, तमाम की तमाम इक्वेशन जो मैंने यहाँ पर बोर्ड मेंशन की हैं, इनमें से कोई भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। वंस यू हैव रिटन द प्रोडक्ट देन वी विल गो टुवर्ड्स द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन। अब हम कॉपर ऑक्साइड की बात करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड से जब भी आपके पास हाइड्रोजन एटम अटैक करेगा कॉपर ऑक्साइड पे, तो बेसिकली वो कॉपर मेटल का ऑक्साइड है और मेटलिक ऑक्साइड से हाइड्रोजन रिएक्ट करने के बाद वाटर को अलग कर देगा, जबकि कॉपर मेटल को वो अलग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। देखें आप, यहाँ पर मैंने कॉपर को अलग कर दिया और यहाँ पर वाटर सेपरेट आउट हो गया है, हाइड्रोजन ने वाटर से ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है और यहाँ पर वाटर फॉर्म किया है। इसी तरीके से जब हाइड्रोजन AgCl से रिएक्ट करेगा तो मेटल को यहाँ पर अलहदा कर देगा, जबकि HCl फॉर्म कर देगा। तो ये स्टूडेंट्स प्रोडक्ट थे, आपको याद होने चाहिए जब भी आप हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एटॉमिक हाइड्रोजन किस किस से रिएक्शन कर सकता है और क्या परफॉर्म करेगा। तो हमारी बुक में जो रिएक्शंस हैं वो बेसिकली ये हैं, इसलिए मैंने आपको तमाम की तमाम रिएक्शंस बोर्ड पे समझा दिए हैं कि कैसे रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, हाइड्रोजन एटम कैसे हिस्सा लेता है और क्या फॉर्म करता है। आइए इसको ज़रा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो आप यहाँ पे 3 लगा लेंगे, 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन, देन अगेन 2 हाइड्रोजन। ये बैलेंस है ऑलरेडी आपके पास, यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है और ये ऑलरेडी आपके पास बैलेंस है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल द रिएक्शंस जिसमें आपके पास हाइड्रोजन रिएक्शन में हिस्सा लेगा। अब लास्ट जो है इसका टॉपिक है हमारे पास वो यूजेस हैं कि हमारी बुक में कौन से यूजेस मेंशन किए गए हैं हाइड्रोजन के। उसमें एक यूज़ मेंशन ये किया गया है कि एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च में यूज़ किया जा रहा है, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च में यूज़ किया जा रहा है, जिसका काम ये है टू गेट अ टेम्परेचर, टू अटेन अ टेम्परेचर ऑफ 4000 डिग्री सेल्सियस टू 5000 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर हम हाइड्रोजन टॉर्च की बात करें, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, तो उसमें एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि हम यहाँ तक टेम्परेचर को अटेन कर सकें। और ये टेम्परेचर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉर वेल्डिंग पर्पज़। वेल्डिंग, एल्युमिनियम एलॉयज़, हाई क्रोमियम और निकल स्टील को वेल्ड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर को बहुत बढ़ा देता है और हमें वेल्डिंग के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। मेटल को, 2 बेस मेटल्स को जो है मेल्ट करने के अंदर हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, लिहाजा हम हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन को इस काम के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एटॉमिक हाइड्रोजन स्टूडेंट्स। हमने प्रिपरेशंस पढ़ी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और इसके यूजेस पढ़े। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट की सूरत में भी आ सकता है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है, और इक्वेशंस में इसकी इंडिविजुअल इक्वेशंस भी आपसे पूछी जा सकती हैं, जबकि यूजेस आपके पास MCQs में पूछी जा सकते हैं। लिहाजा पूरे टॉपिक को मैंने यहाँ पर इस क्लास में कवर किया है, आप इसको देख लीजिएगा। और अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इस टॉपिक पे आप डिटेल में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। इसका भी शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन। ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स होते ही क्या हैं, कब डिस्कवर हुए, किसने डिस्कवर किए। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स की एग्जिस्टेंस फर्स्ट टाइम डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है J.J. थॉमसन, जिन्होंने 1912 और 1913 के दरमियान ये फाइंड आउट किया कि किसी भी एलिमेंट्स के आइसोटोप होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और लिहाजा आइसोटोप की डेफिनेशन जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि तमाम ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो
और एटॉमिक मास में डिफरेंस आ जाए, यानी उनके एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाएं सेम एलिमेंट के अगर एटॉमिक नंबर सेम हो और मास उनके डिफरेंट हो जाएं तो लिहाजा वो दो उनके आइसोटोप्स कहलाएंगे। आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सेम क्या होना चाहिए, आपका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, डिफरेंट एटॉमिक मास होगा, लिहाजा वो दोनों एटम आपस में क्या होंगे, आइसोटोप्स होंगे। शर्त ये होती है आइसोटोप्स की कि आइसोटोप्स के दोनों एटम एक ही एलिमेंट के होने चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट के नहीं होने चाहिए। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि हाइड्रोजन का आइसोटोप कार्बन भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। हाइड्रोजन एलिमेंट के ही दो आइसोटोप हो सकते हैं, 3 आइसोटोप हो सकते हैं, कार्बन के ही 2 आइसोटोप हो सकते हैं। इसका मतलब है कार्बन एलिमेंट एक होगा, उसके 2 आइसोटोप्स का मतलब है यानी कार्बन के 2 एटम हैं, एक दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, मासेस में डिफरेंस है। अब वजह आपसे बात की, यहाँ वजह बताई जाएगी कि मास में डिफरेंस क्यों होता है। तो स्टूडेंट इस बात का जवाब आप ही ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास का क्या मतलब है। मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और इसे हम कहते हैं Z, विच इज़ एटॉमिक नंबर। उसने कहा एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, सेम एटॉमिक नंबर, इसका मतलब प्रोटॉन में ना कभी कोई चेंजिंग आएंगी ना कभी इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजेस आएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चेंजेस आ गए तो एटम न्यूट्रल पार्टिकल नहीं रहेगा, एटम जो है वो चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होता है तो आपके पास एटम एक चार्ज पार्टिकल की सूरत अख्तियार कर लेता है, वो न्यूट्रल नहीं रहता। न्यूट्रल होने के लिए लाजमी है हर एटम के लिए, क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम के लिए लाजमी है कि उसके पास जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हों। लिहाजा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा हमें, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सेम एटॉमिक नंबर का मतलब है कि ये चीज़ सेम है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही। डिफरेंट जो चीज़ हो रही है वो हो रही है एटॉमिक मास, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। एटॉमिक मास होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बात को बहुत गौर से समझना स्टूडेंट आपने। एटॉमिक मास होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसने कहा एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, तो चेंज क्यों होगा, अगर प्रोटॉन चेंज हो या न्यूट्रॉन चेंज हो। और हमने ऊपर डिस्कस किया कि प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि उसने कहा एटॉमिक नंबर सेम रहता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। आप एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन में प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन नंबर इज़ डिफाइंड एज एटॉमिक नंबर। अगर उसने कहा एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब प्रोटॉन चेंज नहीं हो रहे। अब एक ही रीज़न हो सकता है एटॉमिक मास के चेंज होने का, वो हो सकता है न्यूट्रॉन। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि एटॉमिक मास में जो चेंजिंग आएगी वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू न्यूट्रॉन्स आएंगी, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं हो रहा, हमारे पास एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो प्रोटॉन चेंज नहीं हो रहा। लेकिन एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, जिसका एक ही रीज़न है, वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट आर आइसोटोप्स, तो आप कहेंगे कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मासेस। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द चेंजेस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओनली। जब आपके पास न्यूट्रॉन्स के नंबर चेंज होंगे सिर्फ तभी आपके पास जो है वो एटॉमिक मास डिफरेंट आएगा, अदरवाइज़ आपके पास एटॉमिक मास भी सेम आएंगे। अब चलते हैं हम, चूँकि हमारा जो चैप्टर है वो हाइड्रोजन है, लिहाजा हम सिर्फ डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। एंड देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 आइसोटोप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास प्रोटियम है, नंबर 2 ड्यूट्रियम है, एंड नंबर 3 ट्राइट्रियम है। अगर मैं प्रोटियम की बात करूँ तो प्रोटियम वो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स हैं जिसका सिंबल मैं यहाँ लिख चुका हूँ H1 और 1। इसका दूसरा मतलब ये है कि स्टूडेंट प्रोटियम के पास जो Z है, अगर मैं Z की बात करूँ विच इज़ एटॉमिक नंबर, प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोटियम के पास प्रोटॉन भी एक है, प्रोटियम के पास इलेक्ट्रॉन भी एक है। क्यों एक है? चूँकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। फिर बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास है प्रोटियम का 1 एंड एटॉमिक मास इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट मुझे बताएं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जो है आपका एटॉमिक मास होना चाहिए। अब आप ये देखें कि मास मुझे दिया है 1। अगर मास मेरे पास 1 है, एक ही जगह मैं 1 पुट करूँगा,
और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन मुझे पता चल चुके हैं एटॉमिक नंबर से, विच इज़ 1 मैं यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ से आपको पता चलेगा इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं। जब 1 यहाँ प्लस है, यहाँ के माइनस होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें न्यूट्रॉन मेरे पास 0 हैं। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन कहते हैं हम प्रोटियम को। प्रोटियम इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। और नेचुरली दुनिया के अंदर जो नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन है, उस नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन का 99.98% सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है। इसका मतलब बकाया जो भी कुछ परसेंट रह गया है, 1% रह गया है आपके पास, बल्कि आधे से भी कम परसेंट रह गया है आपके पास, 99.98% आपके पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है। तो आपके पास बहुत ही मामूली सी परसेंट रह गई है जो कि ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम में डिवाइड होगी। पूरी वर्ल्ड के अंदर या पूरे नेचुरली एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन की बात करूँगा, नेचुरली एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन ऑल ओवर द यूनिवर्स कह सकते हैं आप, इसमें 99.98% आपका सिर्फ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है। बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं आगे। इसके बाद आपको समझ में आ गई कि एक प्रोटॉन है और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जबकि न्यूट्रॉन आपके पास 0 है। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। न्यूक्लियस सेंटर में होता है स्टूडेंट, और यहाँ पे आपके पास ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट में आपके पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि न्यूक्लियस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता, लिहाजा मैं नहीं लिख रहा। अब आपने देखा कि मास नंबर इसका 1 था और एटॉमिक नंबर इसका 1 था, जिसके नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है मेरे पास, न्यूट्रॉन इसमें 0 है। अब चलते हैं ड्यूट्रियम की तरफ। ड्यूट्रियम को अक्सर हैवी हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, हैवी हाइड्रोजन। हालांकि इससे ज़्यादा हैवी हाइड्रोजन जो है ट्राइट्रियम है, लेकिन इसको हम इस नाम से जो है वो जाना जाता है हमारे पास ड्यूट्रियम। जितना भी नेचुरल अकरिंग हाइड्रोजन है उसका सिर्फ और सिर्फ 0.0156%, ये फ्रैक्शंस में वैल्यू आ गई है मेरे पास। देख सकते हैं आप कि कितने डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर के बाद आपके पास 4 डिजिट वैल्यूज़ है, 4 डिजिट नंबर है, और इतनी कम परसेंटेज में ये पाया जाता है दुनिया में। इसमें आप देख सकते हैं सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास Z की वैल्यू 1 है, और Z की वैल्यू फिर रिप्रेजेंट करेगी आपके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को जो कि 1 है, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को वो भी 1 है, क्योंकि आपके पास Z1 है। ठीक है, जबकि आप देख सकते हैं एटॉमिक मास इधर दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 इसका एटॉमिक मास है। गौर से देखिएगा स्टूडेंट, एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। एटॉमिक मास है 2, प्रोटॉन मेरे पास अभी भी एक ही है क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं होता। हमने आइसोटोप की डेफिनेशन में पढ़ा है, सेम एटॉमिक नंबर, चाहे प्रोटियम हो, चाहे ड्यूट्रियम हो या ट्राइट्रियम हो। देख रहे हैं आप, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा, जबकि एटॉमिक मास मुसलसल चेंज हो रहा है। यहाँ पे एटॉमिक मास 1 था, यहाँ पे एटॉमिक मास 2 हो गया, और ट्राइट्रियम एटॉमिक मास 3 हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे आप देखें तो मैंने सॉल्व किया, एटॉमिक मास की जगह 2 रखा, चूँकि एटॉमिक मास 2 है। प्रोटॉन की जगह 1 रखा, प्रोटॉन यहाँ पे 1 है। जब आप इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 2 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके न्यूट्रॉन का आंसर आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट इस तरह आपने देखा कि ड्यूट्रियम के पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो आपने देखा स्टूडेंट, यहाँ पर 0 न्यूट्रॉन था, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन है। तो मैंने आपसे क्लास इस टॉपिक के स्टार्ट में बताया था आपको कि ड्यू टू द चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में चेंजेस आने की वजह से आपका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, और इसी वजह से आइसोटोप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर ही बनाऊँगा। ये मेरे पास ऑर्बिट है, और ऑर्बिट में हमेशा हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। सेंटर में आपको पता है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक प्रोटॉन था, लेकिन यहाँ पर मेरे पास प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी मौजूद है। तो आपने देखा ड्यू टू द चेंजेस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आइसोटोप्स फॉर्म। नाउ नंबर 3 इज़ ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम इज़ द थर्ड isotope of hydrogen and it is the radioactive form. Tritium is the radioactive form of hydrogen. तीनों आइसोटोप में से रेडियो एक्टिव आइसोटोप आपके पास ट्राइटियम होता है, जिसकी हाफ लाइफ हमेशा याद रखिएगा, हाफ लाइफ हमेशा रेडियो एक्टिव एलिमेंट की होती है। हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि वो टाइम पीरियड जिसमें आपके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ़ पार्टिकल किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के हाफ हो जाते हैं। लिहाजा 12.5 ईयर्स MCQs के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है
कि 12.5 ईयर्स इज़ द हाफ लाइफ ऑफ ट्राइटियम। ट्राइटियम की हाफ लाइफ 12.5 है। और इस टॉपिक को आप ब्रीफली जो है वो पढ़ते हैं डिटेल के अंदर न्यूमेरिकल्स के साथ फिजिक्स के अंदर, सेकेंड ईयर फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 18 के अंदर और 19 के अंदर। तो यहाँ पर आपको बताने के लिए बताना ज़रूरी था कि एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि ट्राइटियम हमारे पास एक रेडियोएक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है जिसकी हाफ लाइफ 12.5 ईयर्स है। और ऑल ओवर नेचुरली एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन के अंदर ट्राइटियम सिर्फ इतने % पाया जाता है। और इसका मतलब आपको पता है कि 4 एक्सपोनेंट 10⁻⁻15, यानी अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 0 पॉइंट के बाद आप 14 ज़ीरोज़ के बाद ये 4 आएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसकी परसेंटेज में वो ट्राइटियम पाया जाता है। अब अगर इसके एटॉमिक नंबर पे आप गौर करें तो इसका एटॉमिक नंबर फिर से सेम है। आपने गौर किया, प्रोटियम हो, ड्यूट्रियम हो या ट्राइटियम हो, एटॉमिक नंबर इनका सेम है क्योंकि डेफिनेशन में कहा गया था कि एटॉमिक नंबर सेम होगा तभी वो आइसोटोप कहलाएगा। लिहाजा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके पास फिर से एक है। आप देख सकते हैं तीनों के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, जबकि एटॉमिक मास बराबर है 3 के, जो कि होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। और अब अगर मैं यहाँ पर 3 मेंशन करूँगा तो मुझे प्रोटॉन में 1 मेंशन करना होगा चूँकि ट्राइटियम के पास भी प्रोटॉन 1 है। नाउ 1 विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम 3 एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ न्यूट्रॉन विच इज़ 2। तो आपने देखा स्टूडेंट, पहले 0 न्यूट्रॉन थे, देन 1 न्यूट्रॉन हुए और लास्ट में ट्राइटियम के पास 2 न्यूट्रॉन हैं। लिहाजा इसको आप कैसे मेंशन करेंगे यहाँ पर, अगर मैं ट्राइटियम का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ट्राइटियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जबकि न्यूक्लियस में आपके पास एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट, हमने आइसोटोप्स के बारे में तमाम तर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ ली है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा और उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आप अपने पास गैदर कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इजाज़त दें। आज की क्लास में इतना ही टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।